हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज मैं मैथमेटिकल के कुछ सिंबल है उसे मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये 11th के बच्चों के लिए है और 11th के बच्चे ना ज़्यादातर इस तरह के सिंबल के बीच में फंस जाते हैं और उनका बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो इस तरह के सिंबल को पहचान पाएँ, है ना। तो आज मैं उसी तरह के सिंबल को लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल सिंबल यूज इन फिजिक्स। वही फिजिक्स में किस तरह के मैथमेटिकल सिंबल यूज होते हैं उसका मैं बात करने वाला हूँ। देख लो बच्चों, सबसे पहला जो मैंने उठाया है ना, देखो ये है हमारा कुछ सिंबल है जिसको कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिंबल बड़े ही यूजफुल है ना। देखो जैसे पहला सिंबल क्या है भाई, इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ भाई, इन्फिनिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं। तो बाबू इन्फिनिटी को देखो इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। देख लो ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट इस तरह से किया था, है ना। अगर हमको कहीं भी अगर इन्फिनिटी लगाना है, ठीक है, या कहीं पे अगर इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस तरह से किसी भी इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, देखो इन्फिनिटी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। आज मैं सिंबल के बारे में बात करने वाला हूँ भाई, किसका किसका क्या सिंबल होता है कि नहीं। देख लो, अगर हमको इक्वलिटी का साइन देना है भाई, तो आपको पता है कि जैसे ए इक्वल टू बी लिखना है तो ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी, है कि नहीं। अगर हमको लिखना है ए नॉट इज इक्वल टू बी तो ये हो गया आपका ए नॉट इज इक्वल टू बी, है कि नहीं। ये नॉट इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो है ना आपस में इक्वल है, और इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो है ना इक्वल नहीं है कि नहीं। अगर हमको अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज करना है, जैसे हम कहेंगे ना कि भाई ए जो है ना अप्रोक्सीमेटली बी के इक्वल है, देख लो ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी जो है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल है कि नहीं। जैसे मान लो कि ए का वैल्यू अगर कुछ है ना तो उसी के अप्रोक्स वैल्यू बी का भी है कि नहीं। तो ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है। अगर दो टर्म के बीच में अगर इस तरह का साइन आता है, देख लो ये आपका अगर इस तरह का कोई साइन दिया रहेगा दो टर्म के बीच में, तो तुम समझ जाना कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, दोनों मतलब दोनों अप्रोक्स सेम है, ठीक है। देखो एक होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एक होता है एग्जैक्टली इक्वल, है कि नहीं। तो बाबू ये जो है ना ये एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब ए और बी दोनों एकदम सेम है, दोनों आपस में एकदम बराबर है कि नहीं। अगर ये इसका बात करेंगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, मतलब दोनों जो है ना सेम नहीं है लेकिन दोनों लगभग बराबर है ना। अगर ए और बी में डिफरेंस भी होगा ना तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, ठीक है। देख लो ये हो गया ग्रेटर देन का साइन, है ना। जब भी हमको कुछ लिखना रहता है, ऐसे मान लो कि हमको लिखना है ए ग्रेटर देन बी, तो हम ऐसे लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब हुआ कि आपका ए जो है ना बी से बड़ा है कि नहीं। तो कभी भी अगर ग्रेटर देन का साइन लगाना है ना, तो जिसको बड़ा दिखाना है ना उधर इसका फेस हो जाएगा, है ना। देखो ये ग्रेटर देन का साइन हो गया। अगर हमको लेस देन रिप्रेजेंट करना है, ये आपका हो गया क्या, ए लेस देन बी, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग दो टर्म के बीच में, दो नंबर के बीच में, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टर्म को, है कि नहीं। अगर बाबू हमको लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे लिखना है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है बाबू, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो गया, है कि नहीं। अगर लिखना है हमको 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देख लो ये आपका 5 हो गया, और क्या लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ ना कि 5 जो है ना 3 से बड़ा भी है और 3 से बराबर भी है कि नहीं। देख लो बाबू, तो ये हो गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है कि नहीं। देखो अगर इस तरह के कोई टर्म है, जैसे मान लो कि कहीं पर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो बाबू अगर आपको पता है कि 5 जो है ना 3 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 5 3 के इक्वल नहीं है, 5 3 के बराबर नहीं है। अगर देखो दो टर्म यहाँ पर हुआ, इसका मतलब दो मीनिंग इसका निकला। पहला मीनिंग क्या हुआ कि आपका 5 जो है ना 3 से बड़ा हो गया, 3 से ग्रेटर हो गया, है कि नहीं, और 5 जो है ना 3 के इक्वल हो गया, है कि नहीं। तो बाबू अगर इस तरह का कोई साइन है जिसमें दो चीज़ों का यूज हो रहा है, इसमें ग्रेटर देन का भी यूज हो रहा है, इक्वल टू का भी यूज हो रहा है, बाबू इस तरह की कंडीशन में दोनों का दोनों क्या है, सही है कि नहीं। सुन लो, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ जो है ना ये हमारा राइट स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है कि नहीं। अगर कहीं पे लिखा रहता है ऐसे
जैसे मान लो ना कि कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा भाई, देख लो, जैसे अगर मान लो कहीं पर लिखा रहेगा इस तरह से कि 5 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है भाई? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। कभी 5 3 से छोटा नहीं होगा और ना तो इक्वल होगा। तो अगर दोनों का दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो पूरा का पूरा टर्म गलत, इनइक्वलिटी जो है ना पूरा गलत हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर दो में से कोई भी एक सही है तो ये पूरा इनइक्वलिटी राइट हो जाएगा। क्लियर? अब देख लो, अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो कि लिखना है क्या, ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू का साइन, है कि नहीं? जैसे हमको दिखाना है क्या, ए लेस देन इक्वल टू बी है, हम ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका जो ए जो है ना बी से छोटा है और ए बी के बराबर भी हो सकता है। इसका दो मीनिंग हो गया, है कि नहीं? अब देख लो, ये हो गया मच ग्रेटर देन। मच ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? देख लो, मच ग्रेटर देन, देखो ये जो साइन देख रहे हो ना, ये मच ग्रेटर देन का साइन है, ठीक लो, देख लो, ये जो है ना मच ग्रेटर देन का साइन है। अगर हमको मच ग्रेटर देन दिखाना है तो दो बार इस तरह से दिखाना पड़ेगा, है ना? जैसे ए जो है मच मच ग्रेटर देन क्या है, बी है, ठीक है? इसका मतलब कि ए बी से बहुत बड़ा हो गया, है कि नहीं? मच ग्रेटर देन का यूज तभी किया जाता है ना जब ए का वैल्यू जो है बी से बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है? अगर ए का वैल्यू बी से छोटा है, ठीक है, तो लेस देन का यूज करेंगे। अगर ए का वैल्यू बी से थोड़ा सा बड़ा है या फिर मतलब बड़ा है तो ग्रेटर देन का यूज करते हैं। मच ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि ए इज वेरी लार्ज देन बी, ए जो है ना बी से बहुत बड़ा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। और ये क्या हो गया, मच लेस देन, देख लो ये क्या है, मच लेस देन है कि नहीं? देख लो, मच लेस देन, मच लेस देन का यूज कब करते हैं? जब ए जो है ना बी से बहुत छोटा रहता है, तो ये मच लेस देन हो गया, है कि नहीं? तो बाबू देखो, ये सब सिंबल का जानकारी हमें रहना चाहिए। ये जब तक ये सब सिंबल को हम नहीं सीख पाएंगे, जब तक ये सब सिंबल को हम नहीं जानेंगे तो बार बार हमको परेशानी होता है, ठीक है? एक्चुअली जो बच्चे बिहार बोर्ड से आते हैं, जो बच्चे का बैकग्राउंड उतना बेटर नहीं होता है, तो वो बच्चे इस तरह के सिंबल के बीच में आके फंस जाते हैं, उसको सिंबल रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, ये बहुत बड़ा परेशानी है कि नहीं? देख लो, ये हो गया भाई पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, ठीक है? अगर दो नंबर के बीच पॉजिटिव डिफरेंस दिखाना रहेगा तो इस तरह का साइन देंगे, है कि नहीं? क्लियर? देख लो, तो भाई इस तरह के सिंबल को आप समझिए, इसके एक एक चीज के बारे में जानिए कि कब हमको किस तरह का सिंबल देना है कि नहीं? ध्यान दो। अब देख लो, सेकंड पेज में आते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर कह रहा है ना, देखो ये डेल्टा एक्स है, इसको पढ़ते क्या है, डेल्टा एक्स। देख लो, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना? ये आपका डेल्टा एक्स का साइन है, ठीक है, ध्यान दो। देखो डेल्टा एक्स का यूज कब करते हैं, इसको पढ़ते क्या है, द चेंज इन एक्स, ठीक है? इसको हम डेल्टा एक्स भी पढ़ सकते हैं, डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा एक्स का यूज तभी होता है ना जब कोई बड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है? जैसे मान लो ना कि भाई हमको, जैसे मान लो ना कि x1 इज इक्वल टू, हमारे पास एक नंबर है, देखो इसको समझिएगा थोड़ा। x1 इज इक्वल टू अगर हमारे पास मान लो कि 5 है और x2 इज इक्वल टू अगर 10 है, और हमको कह रहा है कि भाई दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2, है कि नहीं? तो अगर यहाँ पर हमको डिफरेंस निकालना रहेगा ना तो ये हो जाएगा आपका कितना, x2 माइनस x1, और भाई इसी डिफरेंस को हम लोग डेल्टा एक्स कह सकते हैं। ये हो जाएगा 10 माइनस 5, कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है? तो भाई डेल्टा का यूज तभी किया जाता है ना जब बिग डिफरेंस होता है, डिफरेंस जब बड़ा होगा तो डेल्टा का यूज करेंगे, है कि नहीं? अब देख लो, इसको कहते हैं क्या, द चेंज इन एक्स बोलते हैं, या तो डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। चेंज इन एक्स का यूज कब करते हैं, जब x1 पता है, x2 पता है, हमको x2 माइनस x1 निकालना है, यानी दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? अब देख लो, डेल्टा एक्स के जैसा ही होता है dx, देख लो dx हो गया। dx का मतलब क्या होता है भाई, स्मॉल चेंज इन x। जैसे देखो इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लो ना x1 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, ठीक है, 9.99 है, और x2 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 10 है। अब हमको अगर निकालना है बाबू x2 माइनस x1, देख लो हमको x2 माइनस x1 निकालना है, तो अब बताओ ये जो डिफरेंस आने वाला है यहाँ पे, ये स्मॉल डिफरेंस होगा या बिग डिफरेंस होगा, बताओ? ये जो है ना एक छोटा डिफरेंस है कि नहीं? तो बाबू इस छोटे डिफरेंस को हम लोग dx से रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब अगर कहीं पे डी का यूज हो गया, है कि नहीं, तो तुम समझ जाना कि यहाँ पे जो डिफरेंस है ना बहुत छोटा होगा, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम उसको सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, है कि नहीं। तो अगर डी कहीं भी यूज होता है, या जैसे डी एक्स हो गया तो स्मॉल एक्स, क्या एक्स में चेंजिंग हो गया। अगर इस एक्स वहाँ पे डिस्टेंस रहेगा तो स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस कहलाएगा। अगर मान लो डी टी रहता, ठीक है, तो डी टी के केस में क्या हो जाता, स्मॉल चेंज इन टाइम, टाइम में बहुत छोटा परिवर्तन, है कि नहीं, टाइम में बहुत छोटा चेंजिंग। तो भाई डी और डेल्टा का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। डेल्टा का यूज तभी करते हैं जो डिफरेंस बड़ा होता है कि नहीं। डी का यूज तभी करते हैं जो डिफरेंस क्या होता है, छोटा होता है। ऐसे मान लो यहाँ पर x2 माइनस x1 घटाएंगे भाई, तो बताओ 10 माइनस 9.99 आएगा, है कि नहीं। तो ये dx का वैल्यू हो जाएगा, क्लियर। देखो dx बहुत छोटा वैल्यू के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं। dx का वैल्यू जो यहाँ माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9.99 कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग जो भी आए, है कि नहीं। तो ये देखो 0 पॉइंट समथिंग था, डिफरेंस बहुत छोटा था, तो उसको डी से रिप्रेजेंट किए, dx कहलाया। और अगर जैसे हम 10 में 5 घटाए थे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आंसर आएगा, तो वो डेल्टा कहलाएगा, है कि नहीं। तो बाबू डेल्टा और डी का यूज इसी कंडीशन में किया जाता है। देखो बार बार हम लोग जो फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो हर जगह लिखा रहेगा, जैसे कहीं पे लिखा रहेगा डेल्टा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है कि नहीं। कहीं पे लिखा रहेगा डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, है कि नहीं। तो भाई डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा ना, डिफरेंस यहाँ पर बिग है, बड़ा डिफरेंस है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हो गया, विस्थापन में परिवर्तन हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया, वेग में परिवर्तन हुआ, है कि नहीं। तो भाई डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा डिफरेंस में यूज करते हैं। इसी को हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज के फॉर्म में इसका यूज करते हैं, है कि नहीं। अगर कहीं पर ds बटा dt लिखा हुआ है तो ये इंस्टेंटेनियस का केस आ जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, स्मॉल, वेरी स्मॉल, है कि नहीं, किसी पार्टिकुलर पोजीशन के लिए, पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, है कि नहीं। तो भाई पार्टिकुलर के लिए हम डी का यूज करते हैं, जैसे हो गया डी वी बाई डी टी, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो डेल्टा और डी का कंसेप्ट बार बार यूज होता है, इसको आप समझिए। डी का यूज तभी करेंगे जब डिफरेंस छोटा होगा, और डेल्टा का यूज तभी करेंगे जब डिफरेंस क्या होगा, बड़ा होगा, है कि नहीं। चलो आगे। अब देखो मोड एक्स, ये मोड कहलाता है। देखो ये मोड का साइन है, ध्यान दो। मोड का मतलब क्या होता है बाबू, मोड का यूज तभी करते हैं ना जब हमको किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना रहता है, परिमाण निकालना रहेगा। और एक बात और ध्यान देना भाई, अगर कोई नंबर मोड में चला गया ना तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मोड कभी नेगेटिव नहीं होता है। मोड का जो वैल्यू है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर था, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, हमको इसका मोड के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा मोड ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, है कि नहीं। तो भाई ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसी को हम चाहेंगे तो ए भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मोड ए वेक्टर, और मोड ए को खाली ए भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। देखो एक बात और तुमको बताते हैं, अगर कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, तो किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बाबू वो ऑलवेज स्केलर हो जाता है, ठीक है। अगर हमको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। ध्यान दो, सुनोगे, देखोगे इधर, देख लो। तो भाई मोड बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स में। विदाउट मोड, जब तक मोड हम नहीं सीख पाएंगे ना तब तक हमको फिजिक्स में मजा नहीं आने वाला है। बिकॉज हर जगह किसी भी चैप्टर को जो पढ़ते हैं ना तो मोड का यूज हर जगह होता है, हर जगह एवरीवेयर मोड का यूज होगा, है कि नहीं। ध्यान दो। तो भाई देख लो, ये मोड एक्स हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। मोड ए वेक्टर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर का मोड मतलब मैग्नीट्यूड। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम ए भी लिख सकते हैं। और बताओ किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो स्केलर होता है। अब तुमसे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना, बताओ ए तो वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर, अब ये कैसा क्वांटिटी है, तो भाई ये ऑलवेज स्केलर होगा, ठीक है। अगर किसी वेक्टर पे मोड लगा दिया ना तो मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। किसी वेक्टर का जो मॉडुलस होगा ना वो हमेशा स्केलर फॉर्म में होगा, है कि नहीं, क्लियर। और ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है
तो हम उसको मॉडुलस के फॉर्म में यूज करते हैं, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अगर मॉड नहीं लगाना चाहते हो ना, तो उस वेक्टर से एरो का साइन हटा दो, वो भी मैग्नीट्यूड का फॉर्म हो जाएगा, ये भी आपका स्केलर हो जाएगा, है कि नहीं। वेक्टर के कंडीशन में बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली भी हम लोग मॉड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमको कहीं पर मॉड एक्स लिखना है, तो मोड माइनस एक्स का वैल्यू -2 देते हैं, तो ये +2 हो जाएगा। मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि मोड एक ऐसा मशीन है ना, जिसमें अगर किसी नंबर को डाल दिए, प्लस को डालोगे तब भी प्लस निकलेगा, माइनस को डालोगे तब भी माइनस निकलेगा, है कि नहीं। तो मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी वेक्टर को मोड में डाल दिया तो वो स्केलर बन जाएगा, है कि नहीं। अगर किसी वेक्टर को मोड में डाल दिया तो उस पर से एरो का साइन हम हटा सकते हैं, है ना। किसी वेक्टर को स्केलर बनाने का 2 कंडीशन है, या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का 2 कंडीशन है, या तो उस पर मोड लगाइए या तो उस पर वेक्टर का साइन हटा दीजिए, है कि नहीं। तो उम्मीद है तुमको ये समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। ध्यान दो, सुनोगे। अब देख लो, ध्यान दो बाबू। अगर हम बात करेंगे डेल्टा एक्स, इसको पढ़ते हैं क्या, डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, है ना, या डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 पढ़ते हैं, देख लो इसको पढ़ते हैं क्या, डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। भाई डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 का यूज कब किया जाता है, समझिए। जैसे अगर मान लो ना कि हमको डेल्टा एक्स के बारे में बात करना है, और डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है ना बहुत छोटा हो गया, मतलब ये 0 के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है ना 0 के वेरी वेरी क्लोज है, तो उस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पर फिजिक्स में बार बार एक कंसेप्ट का यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो बाबू ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और अगर हम इसको इस तरह से यूज करते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा टी टेंड टू 0, और ये हो गया आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मान लो इस तरह का एक कंडीशन बार बार यूज होता है, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अगर सुनो, जैसे मान लो डेल्टा के फॉर्म में कोई है टर्म, और यहाँ पर टाइम जो है ना अप्रोचेज 0 हो गया, डेल्टा टी अप्रोचेज 0 हो गया, तो हम उसको डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। मतलब जो आपका डेल्टा जो फॉर्मेशन था ना, वो स्मॉल चेंज में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज टाइम बहुत छोटा हो गया। यहाँ पे टाइम जो है ना 0 के अप्रॉक्स इक्वल हो गया, एग्जैक्ट इक्वल नहीं हुआ, अप्रॉक्स इक्वल, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में डेल्टा को हम लोग डी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में, है ना। अगर किसी टर्म में डेल्टा लग गया तो हम बताए थे बड़ा डिफरेंस होगा, अगर किसी में डी लग गया तो स्मॉल डिफरेंस हो जाएगा। भाई अगर टाइम को 0 के अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में तो आपका डेल्टा तो डी में ना कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत छोटा हो गया ना, वेरी स्मॉल के कंडीशन में आ गया ना। इस कंडीशन में हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसका भी यूज बार बार किया जाता है, इसको भी आप समझिए, है कि नहीं। अब देख लो, सुनोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह से अगर यहाँ पर मान लो डी एस रहता तो डी एस बाई डी टी हो जाता है। अब देख लो ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी को हम क्या पढ़ते हैं बताओ, इसको पढ़ते हैं द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। मतलब एक्स का डेरिवेटिव हो गया टी के रिस्पेक्ट में, है ना। ये आपका डी एक्स बाई डी टी जो है, तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। भाई एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं। अगर किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे मान लो कि हम एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी हो गया। अगर जैसे मान लो ना कि हमको, जैसे मान लो कि डी वाई बाई डी टी लिखना है, सुन लो ये आपका डी वाई बाई डी टी है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। मतलब बाई का डिफरेंशिएशन हो गया टी के रिस्पेक्ट में। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स और एक्स का पावर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं। ये बड़ा ही कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, जो भी तुम देख रहे हो ना ये सब बिल्कुल कंसेप्चुअल है, तुमको ये सब चीज को समझना पड़ेगा। और जब तुम एक बार इसे समझ जाओगे ना तो लाइफ टाइम काम आएगा, है ना, पूरा जिंदगी भर काम आएगा। एक दो दिन का चीज नहीं होता है, पूरा लाइफ टाइम। भाई अगर हमको डिफरेंशिएशन करना रहेगा एक्स का टी के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, बाई का टी के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, एक्स के पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी वाई डी एक्स इंटू एक्स का पावर लिखेंगे।
अगर किसी का डेरिवेटिव निकालना है किसी के रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव टर्म को ऊपर रखकर नीचे में dt से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। यानी अगर x का निकालना है तो dy dt इंटू एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, मतलब जब भी हम डिफरेंशिएशन का बात करेंगे भाई, तो वहां पे डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान दो। अगर डेल एक्स बाई डेल टी लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखो इसका यूज 12th में हम लोग करते हैं, ठीक है भाई। अगर 12th में हम लोग जाते हैं ना 12th में, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है। तो भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन को जब यूज करना रहेगा ना, तो हम लोग इस तरह से करते हैं, डेल एक्स बाई डी टी, है ना। क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अगर डेल वाई बाई डी टी है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, है कि नहीं। ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है। अब देख लो, अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है, देख लो ये मान लो, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक टर्म हम लिख देते हैं, ये हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो भाई एफ एक्स इंटू डी एक्स जो है ना, ये इंटीग्रल का फॉर्म होता है। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। एफ एक्स क्या होता है भाई, तो ये एक फंक्शन है। एफ क्या होता है, फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। अगर कहीं पर मान लो कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि बाई इंटू डी एक्स रहेगा कहीं पे, तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब देखो ये जो साइन है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। अगर कहीं पर इस तरह का साइन लग गया, समझो कि वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो भाई जब भी हमको इंटीग्रेशन का यूज करना रहेगा ना, तो किसी भी फंक्शन पे इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और जब भी इंटीग्रेशन होगा तो किसी के रेस्पेक्ट में होगा, है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पर बाई का इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बाई इंटू डी टी, तो बाई का इंटीग्रेशन होगा टी के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो भाई जब भी इंटीग्रेशन हम करेंगे ना, तो वो किसी के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। और पढ़ने का तरीका तुमको पता चल गया होगा कि जैसे एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। एफ एक्स का वैल्यू कुछ यहाँ पे रह सकता है कि नहीं, बाई रह सकता है, या फिर अनदर टर्म में कुछ भी रह सकता है। अब देख लो भाई, अगर कहीं पर जैसे मान लो ना, ये देखो ये क्लोज इंटीग्रेशन का साइन है ना, क्लोज इंटीग्रल पढ़ते इसको, क्लोज इंटीग्रल है ये। क्लोज इंटीग्रल का यूज कब करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। जैसे मान लो हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, आगे 12th में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस लॉ एक टॉपिक है। तो भाई गॉस लॉ जो होता है ना, वहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, बिकॉज गॉस लॉ जो है ना क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। देख लो हम लोग पढ़ते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, आगे जाके हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड में, है कि नहीं। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग जाएंगे ना, तो वहाँ पर एम्पियर सर्कुटल लॉ में क्लोज इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। देख लो ये आपका क्लोज इंटीग्रेशन का साइन हो गया, है कि नहीं। कहीं भी अगर हमको क्लोज इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो इस तरह से साइन दे देंगे, ये क्लोज का साइन हो गया, है कि नहीं। किसी भी ये क्लोज इंटीग्रेशन का यूज तभी करते हैं फिजिक्स में, जब हमको किसी क्लोज सरफेस के बारे में बात करना होता है कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे जो रूल्स है ना, वो ओनली क्लोज सरफेस पे अप्लाई होते हैं, तो उसी के लिए हमको क्लोज इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। देखो इसका रूल सब कुछ सेम ही होता है, सारा रूल सेम है, बट ये शो करता है ना कि ये किसी क्लोज सरफेस पे अप्लाई होगा, है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है बाई इंटू डी एक्स, है ना। तो भाई ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं। देखो ये इसका जो यूज हम करते हैं ना भाई, कैसे पढ़ते हैं बताओ, सब कुछ सेम टू सेम है, जैसे ऊपर पढ़ रहे थे वैसे भी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं, ध्यान दो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया ना, कि यहाँ लिमिट दिया हुआ है। देखो ए कहलाता है लोअर लिमिट और बी कहलाता है अपर लिमिट। इसी को डिफिनिट इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। देखो अगर कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा ना, तो उस डिफिनिट इंटीग्रेशन में ना लिमिटेशन दिया रहेगा, लिमिट दिया रहेगा, है कि नहीं। भाई लिमिट हमको कहाँ से कहाँ तक यूज करना है, तो भाई ये हो गया ए से बी तक। अब ए कहलाता है आपका लोअर लिमिट और बी क्या कहलाएगा, अपर लिमिट, है कि नहीं। कितना कुछ समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या होता है,
अब देखो इंटीग्रेशन का जो रूल हम लोग पढ़ेंगे ना भाई, तो एवरीथिंग, एवरी चीज को क्लियर करेंगे, है कि नहीं, एवरी पोर्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि नहीं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये सारी बातें को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी बस खाली तुम सिंबल को जान लो, पहचान लो, और सिंबल को 1 से 2 बार देख लो, है कि नहीं। ये मैथमेटिकल सिंबल है, इसका यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो ये हो गया आपका क्या, डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। सबको देखो बिल्कुल इसी के जैसा, इंटीग्रेशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दो, एक्स का पावर n इंटू डी एक्स है, क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं। अगर किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन पढ़ना है, कैसे रीड करते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये लिमिट a टू b हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका जो देखो जो x है ना भाई, x का जो वैल्यू है ना, जो हमारा वेरिएबल होता है ना, उसका a और b वैल्यू होता है। देख लो ये a और b जो वैल्यू देख रहे हो ना, ये वेरिएबल के वैल्यू होते हैं। तो आगे जाके हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इसके वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सुनो, ये बड़ा ही कंसेप्चुअल थ्योरी था, है ना, 11th के बच्चों के लिए था, जो बच्चे अभी फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जो बच्चे अभी फिजिक्स इनिशिएट कर रहे हैं, या 12th के बच्चे भी है जिनको इनका जानकारी नहीं है, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल वीडियो था। आप इसे देखिए और देखो, अगर तुम लोग को ये अच्छा लगा ना, तो भाई इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हें बताओ, मुझे बताओ। मेरा कोशिश है ना कि मैं तुमको ना एकदम बेसिक से लेकर शुरू करूं भाई, और बेसिक से हर चीज पे हर उस चीज पे मतलब बात करूं जो तुम्हारे मतलब बहुत से दूर है, जिसको तुम ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो। क्योंकि देखो अगर बेसिक क्लियर नहीं होता है ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से पीछे हट जाते हैं, है कि नहीं। तो मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखो लाइक जरूर करो, है ना, लाइक जरूर करो। प्रत्येक बच्चा से मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि जो भी वीडियो तुम देखते हो तो लाइक करो, और कमेंट में जो भी तुम्हें लगता है कि हमको ये पढ़ना चाहिए या आगे ये वीडियो डालिए सर, तो हम उसको डालेंगे, है कि नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो भाई करो, और इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट तुझे भी है। ठीक है, और अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे भी बेनिफिट होगा, है कि नहीं, है ना। वो कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ ही रिलेशन बनता है, गिव एंड टेक, है कि नहीं। तो चलो इसी के साथ मेरे तरफ से बाय, टेक केयर सारे बच्चे, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।